हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, ये एडुटेरिया का बुक जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें टोटल 100 प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। और ये स्टेट पीसीएस, बिहार एसएससी, बिहार बीपीएससी या फिर किसी भी एसएससी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सारे प्रैक्टिस सेट को हम एक एक करके करेंगे। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला सवाल है कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 31 दिसंबर 1600 में, ठीक है। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है भारत के साथ व्यापार करने का एक चार्टर दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहली फैक्ट्री है जो भारत में लगती है, पूछता है आपसे कि कब लगी, तो याद रखिएगा वो 1613 में लगती है। और कहाँ पर, तो सूरत में लगती है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे तो बहुत सवाल है लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो बता रहा हूँ लिखिएगा आप कि 1717 में कंपनी को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्रुखसियार के द्वारा क्या किया जाता है कि फरमान जारी किया जाता है। फरमान क्या है, तो बंगाल में उसको, पूरे बंगाल का प्रांत, उस समय का उड़ीसा बिहार सब एक था, ठीक है। तो वहां पे व्यापार करने का उसको परमिशन मिल जाता है। फरमान एक तरीके का दस्तावेज है, ठीक। तो इसको आप याद रखिएगा, फर्रुखसियार ने दिया था, ये मुगल शासक है, और 1717 में दिया गया है। तो इतनी बातें हम पहली क्वेश्चन से ले रहे हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा बुक में गलत लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा हुआ है गवर्नर जनरल के काल में। क्यों गलत है आप खुद सोचिएगा, बताइएगा। जैसे हुआ है लिनलिथगो के टाइम में और ये हुआ है 1940 में। तो आप बताइए कि 1940 में जो गवर्नर जनरल का पद था उसे वाइसरॉय कहा जाता था, ठीक है, वाइसरॉय। क्योंकि 1858 का जो एक्ट है, इसके बाद भारत के गवर्नर जनरल का जो है पद, गवर्नर जनरल के पद को वाइसरॉय का पद कर दिया गया, ठीक है, वाइसरॉय का पद कर दिया गया। तो इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर, क्वेश्चन कुछ इस तरह से होना चाहिए था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वाइसरॉय के काल में हुआ था, ठीक है। जानबूझ करके जो बुक में लिखी हुई बात है वही मैंने लिखा है ताकि आपको यहाँ पे ये चीजें बता सकूं, ठीक है। तो वापस आते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह पे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो इसको 1940 में कौन, इसको लीड कौन करते हैं, तो ये करते हैं महात्मा गांधी, एम के गांधी, ठीक है। पूछता है कि सबसे पहले व्यक्ति कौन है जो व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेते हैं, तो उनका नाम हो जाएगा विनोबा भावे। ये सवाल पूछा हुआ है, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही का नाम पूछेगा तो विनोबा भावे, और कभी कभी दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही का भी नाम पूछता है तब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये दोनों सवाल पूछता है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह लिनलिथगो के टाइम में हुआ था 1940 में, महात्मा गांधी ने इसको लीड किया था। विनोबा भावे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस सत्याग्रह में, व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल हुए थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो दूसरे व्यक्ति हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। और वाइसरॉय का पद 1858 के एक्ट से आ गया था, गवर्नर जनरल को वाइसरॉय बना दिया गया था। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा हुआ, मिसप्रिंट हो सकता है, ठीक है। तो बुक तो काफी अच्छी है। तो हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुआ था। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मुस्लिम लीग की, इसकी जो स्थापना है वो 1906 में होती है और ढाका में होती है, ठीक है। याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वैसे मुस्लिम लीग इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो कि एग्जाम में पूछता है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बात करें अगर हम मुस्लिम लीग की स्थापना करने वाले व्यक्ति की, वो भी कभी कभी पूछता है आपसे, तो याद रखिएगा, एक है आगा सुल्तान, ठीक है, आगा सुल्तान, और एक नाम याद रखिएगा आप सलीमुल्लाह। ये दो व्यक्ति के नाम याद रखिएगा। इन दोनों ने ही 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, ठीक है। काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें 1907 के सूरत अधिवेशन में क्या होता है, तो कांग्रेस जो है यहाँ पे, कांग्रेस जो है स्प्लिट कर जाती है, यानी कि दो पार्ट्स में टूट जाती है। एक गरम दल और एक नरम दल और गरम दल। सवाल कोई पूछता है कि गरम दल के नेता का आप नाम बताइए, तो 3 नाम आप याद रखिएगा, लाल, बाल, पाल। लाल यानी कि लाला लाजपत राय, लाल, बाल और पाल, इनका नाम आप याद रखिएगा। ये तीनों गरम दल के नेता, नाम पूछता है आपसे, ठीक है। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो काफी इंपॉर्टेंट है तीनों व्यक्ति, तो तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए। कांग्रेस स्प्लिट कब हुआ है, 1907 में और सूरत में, ठीक है। इसको याद रखिएगा। कब पूछता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे इस टाइम पे, तो रास बिहारी घोष, तो भी इनका भी नाम याद रखिएगा, कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस टाइम पे। इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले सबसे प्रमुख संस्था कौन थी। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये समझिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आज की कांग्रेस है, ठीक है, इसकी स्थापना होती है 1885 में, ठीक है। किसके द्वारा, तो एओ ह्यूम के द्वारा, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि उस टाइम में वाइसरॉय कौन था, तो वाइसरॉय था डफरिन, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट पूछता है आपसे, इसलिए इसको याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। और अगर हम बात करें ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना ईयर की, तो है 1851। इसके अलावा इंडियन एसोसिएशन का जो है स्थापना ईयर है 1876,
और इसकी स्थापना करते हैं एस एन बैनर्जी। ठीक है, तो ये जो दोनों संस्थाएं हैं, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन, दोनों जो है आईएनसी से यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले की संस्था है। ठीक है, और सबसे प्रमुख की बात करें तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन हो जाएगा आपका 1851 का। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? फ्रेंड्स, जो ब्रिटेन में चुनाव होता है तो वहां पर सबसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें ये चुनाव लड़ने और जीतने का मतलब ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए मौका मिला था? तो ये है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने 1893 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ा था। ठीक है, इसके अलावा पूछता है कि किस पार्टी से लड़े थे? तो याद रखिएगा, लिबरल पार्टी। ठीक है, लिबरल कंजर्वेटिव जो पार्टियां होती हैं तो उसमें से जो है वो लिबरल पार्टी से लड़े थे इस चुनाव। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लिबरल पार्टी, तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान जरूर रखिएगा। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी से और भी जो सवाल बनते हैं मैं बताता हूँ। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर हुनों का आक्रमण किस शासक के समय पर हुआ था? तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि भारत पर जो हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त के टाइम पे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो आपको यहाँ से याद रखनी चाहिए वो ये, समुद्रगुप्त जो है वो उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा चूंकि समुद्रगुप्त एक कवि था तो इसलिए इसे कविराज के नाम से भी हम जानते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, स्कंदगुप्त के टाइम पे हुनों का आक्रमण होता है। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बात करें तो इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, मौर्य साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, 322 बीसी में किसको हरा करके? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराया था। ठीक है, धनानंद को हरा करके नंद वंश की को खत्म करके मौर्य वंश की स्थापना करता है। ठीक है, याद रखिएगा। अशोक की बात करें तो अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता है। इसके पिता का नाम है बिंदुसार। क्या नाम है इसके पिता का? अशोक के पिता का नाम है बिंदुसार। अशोक अगर पूछ ले कि अशोक गद्दी पर कब बैठता है, तो अशोक बैठता है गद्दी पे, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए आप, जो सम्राट अशोक है वो 269 में राजा बनता है। ठीक है, फिर 261 कलिंग का वॉर होता है, कलिंग वॉर, ये पे राजा बनता है। और 250 इस पे जो है ना थर्ड बौद्ध काउंसिल करता है अशोक। ठीक है, 250 में, तो 261 में कलिंग युद्ध करता है। उसके बाद वो अपना मतलब युद्ध करने का विचार जो है छोड़ देता है, बौद्ध धर्म को अपनाता है। ठीक है, तो इतनी बातें अशोक से आप याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी नंद वंश के धनानंद को हरा करके। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। स्कंदगुप्त के टाइम पे हुनों का आक्रमण होता है और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन या फिर कविराज के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एहोल अभिलेख की तो सबसे पहले तो आप ये जानिए, ये है कर्नाटक में। कहाँ पे है? ये है कर्नाटक में। ठीक है, और इसे लिखा किसने है? तो इसे लिखा है रवि कीर्ति ने, रवि कीर्ति। ठीक है, पूछता है आपसे, तो इसको याद रखिएगा। एहोल अभिलेख आज के टाइम पे है कर्नाटक में, लिखा है रवि कीर्ति ने, और इसमें पुलकेशिन सेकंड के बारे में चर्चा की गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, पुलकेशिन द्वितीय। और ये किस वंश का था? ये चालुक्य वंश का था, चालुक्य वंश का। ठीक है, और पुलकेशिन सेकंड ने ही हर्षवर्धन को 618 में हराया था। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। सवाल बनता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कब हराया था? तो 618 में। ठीक है, अगला सवाल है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सत्यमेव जयते की तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये जो मुंडकोपनिषद है वो अथर्ववेद का पाठ है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, अथर्ववेद। तो ये भी कभी कभी आपसे पूछता है, तो इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाया गया उपासना भवन का क्या नाम था? उपासना भवन फ्रेंड्स जहाँ पे लोग प्रेयर वगैरह कर सकें। ठीक है, देखिए उपासना भवन को इबादत खाना के नाम से जानते हैं। ये अकबर द्वारा बनाया गया था। ठीक है, बात करें अगर हम दीवाने आम की या फिर दीवाने खास की, तो अकबर जहाँ पर आम जनता से मिलता था, ठीक है, आम जनता से जहाँ पे वो मिलता था उसको बोलते हैं दीवाने आम, और जहाँ पर वो अपने खास लोगों से मिलता था, अपने मंत्रियों से मिलता था, उसे बोलते हैं दीवाने खास। इबादत खाना उपासना भवन है। ये जितने भी स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, ये जो भी बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे बिल्डिंग जो कहाँ पे है? वो है फतेहपुर सीकरी में। पूछता है फतेहपुर सीकरी। ठीक है, आगरा में है फतेहपुर सीकरी। इन सब के अलावा एक पंचमहल नाम का, ठीक है, ये आर्किटेक्ट भी है, इसको याद रखिएगा। पंचमहल भी जो है वो फतेहपुर सीकरी में ही है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, पंचमहल फतेहपुर सीकरी अकबर नहीं बनाया। अकबर हुमायूं का पुत्र है। ठीक है, ये आपको पता है। हुमायूं जो है वो बाबर का पुत्र है, यानी कि बाबर, हुमायूं और अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन और बैजू बाबरा किस शासक के दरबार में रहते थे?
फ्रेंड्स ये जो तानसेन और बैजू बावरा देख रहे हैं ये अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। ठीक है, सवाल पूछता है कि नवरत्न किसके दरबार में रहते थे, तो अकबर के दरबार में रहते थे। कौन कौन है नवरत्न, आपके स्क्रीन पे नाम है, सारे नाम को आप देख लीजिए। ठीक है, समझ गया। हुमायूं की अगर बात करें, देखिए हुमायूं से 2-3 क्वेश्चन बहुत ही फेमस है पूछता है। एक तो पूछता है कि चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध, ये दोनों युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चौसा का युद्ध जो है ना वो 1539 में होता है और कन्नौज का युद्ध 1540 में होता है। ये दोनों युद्ध किसके बीच होता है, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच, और दोनों ही युद्ध में जो है शेर शाह सूरी क्या है, जीत जाता है। ठीक है, इसकी जीत होती है शेर शाह सूरी की। और देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अकबर। थोड़ा सा फ्रेश समझ लीजिए। ठीक है, मैं अच्छे से आपको समझा देता हूँ कि क्या होता है। 1526 से 1530 तक, सॉरी 1530 तक जो है वो बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है 1526 में। 1526 से 1530 तक रहेगा बाबर, 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1530 से 1540 तक हुमायूं रहता है। ठीक है, फिर क्या होता है, इसको हराता है शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी हरा देता है। और 1540 से 1555 तक, इन 15 साल जो है बीच में, ये 15 साल के लिए मुगल शासन नहीं रहता है दिल्ली में। ठीक है, मुगल शासन नहीं है दिल्ली में, समझ गया आप। 1555 तक मुगल शासन दिल्ली में नहीं है। 1500 इन 15 सालों में कौन रहता है, तो शेर शाह सूरी और उसके बेटे सिकंदर शाह सूरी। क्योंकि शेर शाह सूरी भी जो है वो 1545 में चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। पूछता है कि चौगान खेलते हुए कौन मरा, तो शेर शाह सूरी। तो 1545 से फिर 1555 तक इसका बेटा रहेगा, और फिर 1555 में हुमायूं अटैक करता है और वापस से जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए कोसी नदी, जो कि बिहार में है, और इसे बिहार का शोक भी कहते हैं, बिहार का शोक। ठीक है, क्योंकि इस नदी की वजह से हर बार जो है वो उत्तरी बिहार में बाढ़ आता है। ठीक है, आपको पता है कि बिहार का ऐसा कुछ है मैप। ठीक है, गंगा बीच से बहती है तो कोसी नदी यहाँ पे बहती है, तो इस इलाके में हमेशा जो है वो कोसी की नदी की वजह से बाढ़ आता रहता है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी आपको पता है कि कहाँ से भारत में, आप कमेंट करिएगा कि कहाँ से भारत में एंटर करती है। ठीक है, अगर आपको पता हो तो। यमुना भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, सहायक नदी है, और ये किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की ही सहायक नदी है यमुना नदी। ठीक है, इतनी चीज आप यहाँ से नोट करते हुए चलिए।